नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी में रार बढ़ रही है। न केवल बीजेपी में बल्कि मोदी की कैबिनेट के सदस्यों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग भी अब खुलकर सामने आने लगी है। ताजा मामला हरियाणा का है। विधानसभा चुनाव को लेकर इतवार को जींद में कथित रूप से पार्टी की एक बड़ी रैली हुई। रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन वे नहीं आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाह के नहीं आने का कारण केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच जेजेपी के विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने के सवाल पर टकराव माना जा रहा है। अमित शाह दूसरी पार्टियों के विधायकों को बीजेपी में शामिल नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ये भाजपा उम्मीदवारों को हराकर ही जीते थे। इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन इस मामले में शाह की एक नहीं चली और खट्टर खुलकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद लगता है कि खट्टर की अगुवाई में ही बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के बी पंडित। आप करीब 5 दशक से दिल्ली और हरियाणा की राजनीति को कवर करते रहे हैं। पंडित जी, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। पंडित जी, बीजेपी ने इतवार को जींद में रैली करके चुनावी शंखनाद कर दिया है। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन वे नहीं आए। शाह की उपेक्षा करके जेजेपी के 4 विधायकों को पार्टी में शामिल किया गया है। इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जब पार्लियामेंट बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और ये उसमें नाम डिस्कस हुए, उससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी थी हरियाणा की, उसकी मीटिंग हुई। उसमें पार्टी के सारे प्रबुद्ध नेता उसमें शामिल हुए, जिसमें जैसे अनिल विज है, राव इंद्रजीत है, रामविलास शर्मा है, कैप्टन अभिमन्यु है, ओपी धनखड़ है, सब आए। उसमें आमतौर पे ये शिकायत की गई, अब खट्टर साहब ने अपने पीए 5 पीए और ओएसडी जो रहे थे उनको भी मैदान में उतार दिया है। उनका पार्टी के संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, सरकारी कर्मचारी थे। उस समय अमित शाह ने ये फैसला दे दिया, अब कोई भी जो सरकारी टीम में रहा है उसको किसी को टिकट नहीं दी जाएंगे। इससे खट्टर साहब क्षुब्ध हो गए। उन्होंने जोर बड़ा लगाया, अब ये मेरे जो काम करने वाले हैं ये जीत सकते हैं, मुझे ज्यादा पता है, फलाना फिर वर्ष चली गई। वो जींद में रैली रख दी गई। खट्टर साहब जब पंचकुला गए थे उस समय भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की थी मनोहर लाल जी ने, तो लेकिन उस समय भी खट्टर ने मना कर दिया था कि हमारी पार्टी पूरी सशक्त है, चुनाव के लिए पूरी तैयार है, इसलिए बाहर से लोगों को इस आश्वासन पर पार्टी में शामिल करना बड़ा मुश्किल है, तो उनको टिकट दी जाएगी, क्योंकि इससे हमारे पुराने कार्यकर्ता नाराज होते हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी इस बात पर व्यक्त की, किरण चौधरी कल आई थी, राज्यसभा में भेज दी गई। तो पुराना जो कैडर है बीजेपी को नाराज चल रहा था, उस कैडर की सपोर्ट कर दी अमित शाह ने और खट्टर साहब क्षुब्ध हो गए। उसका रिजल्ट ये निकला कि अमित शाह ने पहले कैंसिल कर दिया जींद की रैली में जाने से, और खट्टर साहब का यहाँ तक विरोध बढ़ा। अब उसका जो पोस्टर लगा वहां रैली के प्रचार का, उसमें अमित शाह का फोटो हटा दिया गया। ये शायद पहला अवसर है जिसमें पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर निकाला गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर का फोटो तो हो, खट्टर का फोटो तो हो, अमित शाह का फोटो नहीं था। फिर तीसरी चीज ये हुई, खट्टर ने अपनी मर्जी करी अमित उसमें रैली में, हालांकि बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, इन्होंने 10 हजार की भीड़ का मुआयना लिया था, लेकिन 3-4 हजार आदमी पहुंचे उसमें। और इसलिए क्या है कि ये बड़े दुखी भी हुए, लेकिन जो खट्टर ने अपनी सत्ता में एक जिद होती है वो जिद पूरी करी। और जो 4 लोग थे
जिसमें राम कुमार गौतम और दूसरे जो लोग थे सबको शामिल किया, और उसमें विनोद शर्मा की वाइफ जो अम्बाला की मेयर है उनको बीजेपी में शामिल किया। और अम्बाला वो विनोद शर्मा की वाइफ जो है वो अम्बाला शहर से उम्मीदवार है। तो जो मंत्री है पंडित जी, जो मंत्री है इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हरियाणा के मामलों में अब हाँ, मनोहर लाल खट्टर ही सर्वोपरि रहेंगे, यानी यदि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनती है तो उसकी कमान खट्टर को ही मिलेगी। देखो ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज निश्चित है इससे, जी अब इस समय जो पोजीशन है स्टेट जी लेवल पे बीजेपी का कोई लीडर नहीं जो चुनाव प्रचार का अभियान का अगुवाई कर सके, नहीं जो चेहरा हो, जी क्योंकि खट्टर तो रिजेक्ट माल था पहले ही। और जब अब वो चुनाव अभियान की हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि जनता में उनकी पॉपुलरिटी नहीं, कहीं किसान नाराज हैं, कहीं सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, कहीं पंच सरपंच नाराज हैं और दूसरे वर्ग भी नाराज हैं। महंगाई और बेरोजगारी उनका पीछा कर ही रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय हरियाणा पर, छोटे से हरियाणा पर 4.5 करोड़ का कर्ज भी है। इसका मतलब है 25% बजट तो ब्याज देने में चला जाएगा इस पैसे का, हरियाणा का। और मोर देन 50% सर्विसेज और नौकरियों की तनख्वाह देने में चला जाता है। तो 20 से 25% तक पैसा बचेगा जो हरियाणा के विकास के लिए खर्च हो सकता है। इसका मतलब आने वाली सरकार आर्थिक संकट से जूझेगी, ये महसूस सभी को हो रहा है। तो ये जो हालात हैं ये बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि खट्टर साहब की अगर फहमी थी तो वो सबसे बड़ी पार्टी है और मैं सेंट्रल में मंत्री बन गया, अब मैं चाहूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन शायद वो बात नहीं हुई। ईगो की लड़ाई होगी अमित शाह और उनके बीच, और उसका रिजल्ट पार्टी को भुगतना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव अभियान का इंचार्ज कौन होगा, कौन ये दावा करेगा किसकी कमजोरी से। और कांग्रेस के पोबारा हो गए, क्योंकि बीजेपी में जो झगड़ा था, कांग्रेस के झगड़े तो रही हैं, लेकिन बीजेपी में जो झगड़े खुल के आ गए, इंद्रजीत ने जैसे खम ठोका और कह दिया मेरे को टिकट नहीं दी तो मैं ये, उसने धमकी भी दी। और एक चीज निश्चित है, इंद्रजीत में ये दम भी है, धमकी खोखी नहीं है उसकी। अब वो जिता नहीं सकता तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को सबको हरा सकता है हिरवाल में। और हिरवाल की 11 सीटें, 4 हैं गुड़गांव में जिले में, 3 है रेवाड़ी जिले में और 4 है महेंद्रगढ़ जिले में। इन सीटों से जीत के ही खट्टर की सरकार बनती रही, 14 में बनी और 19 में बनी। अगर यहाँ से पूरी जीत नहीं आती तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी। ये मैसेज ये है, अगर इंद्रजीत नाराज रहे तो बीजेपी की जीत को रोक सकते हैं, जिता नहीं सकते। तो इसलिए उसको मनाना बड़ा जरूरी है। और खट्टर और इंद्रजीत में 36 का आंकड़ा है। खट्टर साहब ने उनके विरोधियों को जो बोने हैं, उस कद में बोने हैं, यानी आधे भी नहीं है, उनको इसके मुकाबले में विकल्प सुझा रखा है और वो नहीं चली खट्टर की, और इंद्रजीत नहीं रहे बीजेपी में, तो बीजेपी की हार निश्चित है। तो इसलिए हालत अभी गड़बड़ है। बीजेपी का जो क्रोध है वो उजागर हो गया। उजागर किस लिहाज पे हो गया, अभी तक ये माना जाता था अब पार्टी में न तो प्राइम मिनिस्टर का कोई विरोध कर सकता है न ही अमित शाह का, तो पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, जो खट्टर की हिम्मत बनी अमित शाह को भी खूड़े लगाने की सोचने लगे। ये इस हालात में बीजेपी चल रही है। पंडित जी, बीजेपी हाँ, के बड़े नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान का हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर है। कारण के तक कांग्रेस इस समय ऑफेंसिव पे है, यानी 21 है चुनाव प्रचार में और जनता में पॉपुलरिटी में, और बीजेपी 19 चल रही है और पीछे जा सकती है, इनके झगड़े और उजागर हो गए। जी और एक और चीज, नई चीज ये हुई है कि हमारे जेजेपी पे, इनेलो पे, आम पार्टी पे और बसपा पे कोई उम्मीदवार नहीं। बोले कांग्रेस और बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको, उनकी इंतजार कर रहे हैं कि उनको हम पकड़ लेंगे। तो उनका मतलब उन पार्टियों का, चारों पार्टी जो रीजनल कहलाती है यहाँ, उनका भी कोई बड़ा भविष्य नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, और उसमें अगर अमित शाह इनसे खिल रहा तो प्रचार कौन करेगा? खट्टर करेंगे सारे हरियाणा में प्रचार, या नायब सिंह सैनी करेंगे? नायब सैनी को तो उन्होंने 4 महीने हुए हैं उभरने नहीं दिया,
आज भी प्रशासन में ये महत्व जाता है, मैसेज जाता है और प्रशासन उनका है। पंडित जी, जो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ हम्म, कि मुख्यमंत्री नायब श्रेणी को पीछे करके मनोहर लाल को आगे करना क्या बीजेपी की चुनावी पैंतरेबाजी का हिस्सा है? क्योंकि पिछड़ा वर्ग को खुश करने के चक्कर में प्रदेश के पंजाबी समुदाय में नाराजगी बढ़ रही थी जब से खट्टर को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से। तो क्या ये उसी पैंतरेबाजी का एक और पैंतरा है? ना पैतरा नहीं है। सच्ची बात तो ये है, और खट्टर तो रिजेक्ट माल है बीजेपी का, वो जी। चुनाव की अगुवाई नहीं कर सकते। आप समझे ना हमारी बात। नायब सिंह में वो क्षमता नहीं। अमित जी। शाह ने इंचार्ज जिम्मेवारी ली थी कि मैं खर्चा पर्चा जो पार्टी का अभियान जी। है, प्रचार है, मेरी रणनीति के अनुसार होगा, उसको इन्होंने पीछे फेंक जी। दिया। हो सकता है बीजेपी की हाईकमान की यहाँ आंतरिक कुछ झगड़ा हो, क्योंकि अमित शाह को खट्टर में हिम्मत नहीं थी जो चैलेंज कर सके। क्योंकि ये जी। सारी बात इससे कहा कि बीजेपी की हालत खस्ता है, और मुझे ये लगता है कि जब टिकट वितरण का खुलासा करेंगे तो इनमें और फूट पड़ेगी और बगावत भी होगी। तो इससे वो डरे हुए हैं अंदर से, और खट्टर इनको रोक नहीं पाएगा। खट्टर में सत्ता का एक नशा होता है, वो नशा है। और कुर्सी बैठे हुए सीआईडी पे डिपेंड होकर वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हमने बहुत से नेताओं को बैठा है, ओम प्रकाश चौटाला का याद है जब 10 की 10 सीट हार गया जी। लोकसभा में अपने शासन में, ओम प्रकाश चौटाला, उसने कहा सीआईडी वालों ने मेरे को सही रिपोर्ट नहीं दी। फिर उनसे पूछा गया तो आप तो कहते थे मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ, कार्यकर्ताओं से सीधे मिलता हूँ, तो आपका भी रिपोर्ट नहीं थी। जी। तो मेरा मतलब ये था कि ये इस बात का द्योतक है, ये सूचक है कि भाई जो राजनेता है वो सीआईडी रिपोर्ट पर ज्यादा विश्वास करता है कार्यकर्ताओं को। तो खट्टर को भी विश्वास है, और खट्टर के इस विश्वास पर 5 सीट पे लोकसभा में हार गए और 46 सीटों पर हार गए विधानसभा की। पिछली बार जो है ये लोकसभा के चुनाव में 79 सीटों पर बीजेपी जीती थी, और कांग्रेस इनसे बहुत पीछे थी। इस बार कांग्रेस बराबर की तो वोट लेगी और इनसे ज्यादा सीट जीत ली, और कांग्रेस का एक माहौल जनता में बना हुआ है, उससे वो बड़े। आज मैं देखता हूँ, मैंने देवीलाल का 87 भी देखा था, जब लगता था देवीलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस समय जो प्रशासन का रवैया था, आज मैं वही भूपेंद्र हुड्डा के साथ देखता हूँ। 100 150 गाड़ियों का काफिला चलता है, पुलिस प्रशासन सब सलूट मारते हैं, हर चीजें अटेंड की जाती है, सर की आवाज आती है। आईएएस लोग भी सबसे वैज्ञानिक हैं, ये राजनीति के वैज्ञानिक यही कहलाते हैं। कारण ये था सबसे पहले पहचानते हैं कि ये पुरानी सीट जा रही है तो अगलों को संभालो जो आने वाले हैं। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसी कहावत है उसमें, क्या नाम, अपनी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं बच्चे। तो हमेशा ये रहा, किंग हार गया, किंग जीत गया, जय जयकार हो रही है जीतने वाले की। हारने वालों को प्रशासन भूल जाता है। वही रवैया मुझे प्रशासन का लगता है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डिमोरलाइजेशन है। इनकी जो लड़ाई आपस में फूट चल रही है, एक दूसरे को सुना रहा है, एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है। भाई रामविलास शर्मा को टिकट देने में आनाकानी कर दी, पता चला पहले खट्टर साहब देना नहीं चाहते, फिर जो है इंद्रजीत ने सुनाई उस मीटिंग में कि ये वो आदमी है जिनने झंडा जब छाया रखा, जब बीजेपी का एक भी आदमी नहीं था उस समय। 3 या 4 बार रामविलास ने उस सीट से जिताया, आज उसके नाम को कैसे इग्नोर कर सकते हो। यही हालत अनिल विज के बारे में थी। ये जो एंटी मनोहर लाल हैं सारे इकट्ठे हो गए, और जब प्रेशर गिरा मीटिंग में तो मनोहर लाल बोल नहीं पाए, तो रामविलास की टिकट भी क्लियर हुई, अनिल विज की टिकट भी क्लियर रही, और इन्होंने गौतम को ले लिया वहां से, नारनौल से। लेकिन वहां मुख्य लीडर तो वो है कैप्टन अभिमन्यु। तो कमाल ये, कैप्टन अभिमन्यु से नहीं पूछा गया कि आपके विरोधी को हम ले रहे हैं पार्टी में। खट्टर तो तानाशाही की तरह चलता है ना, जिसमें उसकी हार हुई और आज भी कार्यकर्ता उससे नाराज हैं, कार्यकर्ता उसे नहीं मिलता है। वो चंडी उसके सिर पे सत्ता की चढ़ी हुई है, अब वो चाहेगा जो कर देगा। मुझे लगता है खट्टर के अच्छे दिन नहीं है, बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए खट्टर साहब को अपने व्यवहार की और काम करने की, अपनी रणनीति की, जब पिछड़ेगा वो, तो उस समय उसे याद आएगी गलती होगी उनसे, वो देर हो जाएगी। जब तक कारण क्या था, इन आदमियों को लेना था तो अब कौन सी बात थी।
पंडित जी, देश के स्तर पर देखें तो मोदी के बाद कौन की रेस में अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही अपना कंपटीटर मानते रहे हैं, हाँ। लेकिन अब उन्हें खट्टर की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खट्टर भी प्रधानमंत्री योगी के काफी करीब है और संघ भी उन्हें पसंद करता है। हो सकता है संघ का हाथ हो इसमें, क्योंकि जिस तरह खट्टर में हौसला बढ़ा है, अब उसने जी रैली भी कर दी, उसका पोस्टर भी हटा दिया, और अब उन जिनको विरोध कर रहे थे अमित शाह, उनको पार्टी में ले लिया, जेजेपी के 4 आदमियों को। तो ये सारा लगता है खट्टर में और कॉन्फिडेंस हो गया है, और खट्टर को जी कहीं से सह मिली हो, क्योंकि अमित शाह उसको भी हटाना चाहते थे। योगी राज को बड़ा अभियान चलाया, पब्लिक में बड़ा, तो मीडिया इनके हाथ में, उसके अभियान कर दिया, इतने टूट गए, वो हो गया, फलाना हो गया। लेकिन जी योगी जी हटे नहीं इनसे जोर लगा के, क्योंकि संघ उसके पीछे था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं संघ की कोई, क्योंकि ये जो पुरानी इनकी बैकग्राउंड है, संघ का कार्यकर्ता नहीं था अमित शाह, जी बीजेपी का तो रहा लीडर, लेकिन बैकग्राउंड में संघ का नहीं था ये, जो मुझे पता चली गुजरात से। वहां तो मोदी ही था, मोदी जी को प्रशिक्षु मोदी रहा बीजेपी का। आरएसएस का, तो आरएसएस को हो सकता है अमित शाह का बात पसंद नहीं आ रही हो, और अमित शाह इस समय ये समझते हैं कि मैं, जिस तरह अपोजिशन का व्यवहार है, सीधा अटैक मोदी पे हो रहा है, कोई बचत करने के लिए मोदी के मुकाबले में कोई आता नहीं। कभी कभी जो इधर उधर के प्रवक्ता है जिनका कोई वजन नहीं, वो मोदी को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड हथियार नहीं है। उसका जो सोशल मीडिया में था ट्रोल आर्मी, उसकी वो भी फेल हो चुकी, चल नहीं रही इस समय। तो इसलिए इस समय नरेंद्र मोदी डाउन है, और नरेंद्र मोदी डाउन तो अमित शाह अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह ये कोशिश कर रहा है कि इनकी जगह अगर ये जाए तो मैं बन जाऊं। और उधर आरएसएस का मुझे लगता है कभी आरएसएस ने तलाश नहीं किया, क्योंकि गडकरी उसकी पहली चॉइस हो सकती। गडकरी का सेंटर में भी अनुभव है, और गडकरी की ईमानदार छवि है। हालांकि उसको लांछन लगाने की बड़ी कोशिश हुई गडकरी पे, ये बनाने में खा गया, ये बनाने में, उसने जब कहा कि इसकी जांच करो, खुली छूट है आपको, तो उस समय ये फेल हो गए। तो मेरा मतलब ये था गडकरी इनका आदमी हो सकता है चीफ प्राइम मिनिस्टर के। जब आरएसएस में एक खासियत है कि आरएसएस जी खेल तो करती है लेकिन पर्दे के पीछे रहती है। मोहन बाबू, अब इनकी केरल में एक मीटिंग चल रही है हाई लेवल की, जिसमें नड्डा को बुलाया गया। फोटो आपने देखे होंगे, नड्डा एक पहली लाइन में बैठा है, साथ भी नहीं बैठाया गया उसको, क्योंकि वो कह चुका था कि बीजेपी की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हो गए, आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। अब उस आरएसएस की मीटिंग में जाना पड़ रहा है उसको, और उनके साथ बैठना पड़ रहा है, हाँ मिलानी पड़ रही है। वो वहां से डायरेक्शन दे के भेजेंगे, कल परसों में आ जाएगी सारी, क्योंकि इसमें सब आरएसएस की एक नेचर रही है, गुप्त है। आपका दोस्त भी है ना, कहेगा जी मीटिंग में जा रहा हूँ, और वहां की बताने की मनाही होती है। तो ये गुप्त रहने की गुम चोट है, इनका पता नहीं कहाँ नुकसान करेंगे। तो वो इनके साथ चल रहा है, वो उनको भारी पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनका मतभेद, मुझे तो ये लगता है चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर खुल के आ जाए, और पहले राउंड में बीजेपी जो है, देसी भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं, शायद आप तो सहमत होंगे, अब पाट चढ़ते ही रांड होगी। बीजेपी की हालत ये होने वाली है, और समय बताएगा, लेकिन बहुत अच्छे हालात नहीं है। पंडित जी, आज का आखिरी सवाल, हरियाणा हम्म। विधानसभा चुनाव की बात करें तो खट्टर की अगुवाई में क्या बीजेपी तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी? नहीं, नहीं जीत। अगर जी इसको अगुवा बना दिया तो विरोध देख लेना अभी। और पहला विरोध तो यही होगा, जिन कैंडिडेट के नाम इग्नोर करे हैं, जिनको थपकी दे के या आगे रखे थे, वो सारे विरोध में खड़े होंगे। और एक उदाहरण समझ लो, पंडित रणजीत जी, ने तो घोषणा आपने करी थी बड़ी बारीकी से ना, प्रदेश इसमें के एक लाइन, राजनीतिक हालात एक की लाइन, ताजा एक तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में देखा जाए तो हरियाणा में संभावित हार से भयभीत बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बार बार रणनीति बदल रहा है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में चुनाव चेहरा किसे बनाए चुनाव में।
क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी को वास्तव में खुद को स्थापित करने का समय ही नहीं मिल पाया और प्रदेश में जो नाराजगी है वो खट्टर के कारण ही है। ऐसे में एक बार फिर खट्टर को चेहरा बनाने के पीछे प्रदेश के पंजाबियों को बीजेपी से जोड़े रखने की कवायद भर है। इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे प्रदेश के बदलते राजनीतिक हालात की ताजा जानकारी के साथ। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।